तो रेलवे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, उसकी ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले मेंटेनेंस के बारे में, स्पेसिफिकली ट्रेन मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। राइट, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, हमने डिस्कशन किया है ट्रेन डोर सिस्टम के बारे में। ट्रेन में अलग अलग तरीके के डोर होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखें डिट्रेनमेंट डोर होता है, एलिवे डोर होता है, फिर उसके बाद पैसेंजर डोर होता है, फिर उसके बाद जो डोर होता है वो होता है कैब डोर। तो 4 टाइप के डोर के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अभी जो डिट्रेनमेंट डोर होता है कहाँ पर लगा होता है, ट्रेन के फ्रंट साइड पर लगा होता है। डिट्रेनमेंट डोर इज एट द फ्रंट साइड ऑफ द ट्रेन। जो डिट्रेनमेंट डोर होता है ट्रेन के फ्रंट साइड पर लगा होता है। अभी ट्रेन में अगर हम लोग देखें, ट्रेन में अलग अलग लाइट होती है, जैसे कि हेड लाइट होती है, टेल लाइट होती है, फिर उसके बाद फ्लैशर लाइट होती है, मार्कर लाइट होती है। तो यहाँ पर हमने एक लाइट के बारे में बात किया है जो कि बेसिकली मल्टी फंक्शन लाइट। अभी यहाँ पर ये जो मल्टी फंक्शन लाइट है, ये बेसिकली हेड लाइट और टेल लाइट दोनों की तरह काम करती है। तो मल्टी फंक्शन लाइट कैन वर्क एज बोथ हेड लाइट एंड टेल लाइट। जो मल्टी फंक्शन लाइट है ये हेड लाइट और टेल लाइट दोनों की तरह बिहेव करती है। राइट, नाम से पता चल रहा है मल्टी। राइट, तो मल्टी फंक्शन लाइट ये हेड लाइट और टेल लाइट दोनों की तरह बिहेव करती है। जो फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ऑटोमेटिक कपलिंग इन ऑटोमेटिक कपलर, जैसे हमने बात किया था, जो ऑटोमेटिक कपलर है इसमें हमें कितनी कैसी कपलिंग मिलेंगी, ऑटोमेटिक कपलिंग मिलेंगी। जैसे हमने बात किया था जब हमारी ट्रेन कपल होती है तो ऐसे कि इसमें मैकेनिकली कपल होती है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकली कपल होती है। और जब हमारी ट्रेन अनकपल होती है तो ऐसे केस में जो ट्रेन है सबसे पहला इलेक्ट्रिकली अनकपल होती है, फिर मैकेनिकली अनकपल होती है। तो हमारी ट्रेन में टोटल कितने पेंटोग्राफ है, 3 पेंटोग्राफ है, जैसे हमने बात किया था। फ्री एक्सल डज नॉट हैव ब्रेक्स, जैसे हमने बात किया था जो फ्री एक्सल होता है, बोगी की वीडियो में हमने बात किया है। फ्री एक्सल ऐसा एक्सल होता है जिसमें कोई ब्रेक नहीं होता। टोटल 2 एयर कंप्रेसर इन एंटायर ट्रेन, बोथ आर इन ड्राइवर कैब। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रेन में टोटल जो मेन जो एयर कंप्रेसर है कितने, 2 है, और जो ऑक्सिलरी जो एयर कंप्रेसर है वो भी कितने, 2 है। राइट, अभी जो एयर कंप्रेसर होता है कहाँ पर लगा होता है, ड्राइवर कार के नीचे लगा होता है। राइट, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें सी आई इज़ प्रेजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एयर कंप्रेसर है कहाँ पर लगा है, ड्राइवर कार के नीचे लगा है। ड्राइवर मोटर कार 1, ड्राइवर मोटर कार 2 दोनों के नीचे एयर कंप्रेसर लगा है। सी आई इज़ प्रेजेंट इन मोटर कार, टोटल सी आई कितने, 6 है। जो कन्वर्टर इन्वर्टर है सी आई ये कहाँ पर है, ये बेसिकली मोटर कार में। हमारे पास 2 तरीके के मतलब इन्वर्टर है, सबसे पहले स्टैटिक इन्वर्टर है और दूसरा है कन्वर्टर इन्वर्टर जो कि हमारे ट्रैक्शन के लिए। तो जो कन्वर्टर इन्वर्टर जो कि ट्रैक्शन के लिए लगा होता है, जो कन्वर्टर इन्वर्टर जो कि मोटर के लिए लगा होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मोटर कार में लगा होता है। राइट, तो हमारी ट्रेन में टोटल जो मोटर कार है कितनी है, 6 है। तो हर मोटर कार में क्या लगा होगा, हर मोटर कार में कन्वर्टर इन्वर्टर यूनिट लगी होगी। तो कन्वर्टर इन्वर्टर इज़ प्रेजेंट इन मोटर कार, और टोटल जो कन्वर्टर इन्वर्टर है कितने हैं, 6 है, क्योंकि जो मोटर कार है वो है 6। राइट, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया, जस्ट होल्ड ऑन, एक्चुअली वॉल्यूम का आइकन बार बार। तो जैसे हमने बात की हमारी ट्रेन में टोटल कितने कंप्रेसर है, 2 कंप्रेसर है जो कि DMC 1 में लगा और DMC 2 में लगा है। राइट, जैसे कि हमने बात किया था ड्राइवर कार में लगा है। राइट, जैसे हमने बात किया था टोटल 2 कंप्रेसर है पूरे ट्रेन में और दोनों ड्राइवर कार में लगा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया था कन्वर्टर इन्वर्टर के बारे में, हमारे पास 2 सिस्टम है, हाई वोल्टेज प्रोपल्शन सिस्टम में, हाई वोल्टेज प्रोपल्शन सिस्टम है, और फिर उसके बाद ट्रैक्शन सिस्टम है। प्रोपल्शन सिस्टम हम लोग बोल सकते हैं हाई वोल्टेज प्रोपल्शन सिस्टम। हाई वोल्टेज प्रोपल्शन सिस्टम में जो पेंटोग्राफ हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो गया, वो हाई वोल्टेज सिस्टम आया। प्रोपल्शन सिस्टम है हमारी ट्रैक्शन मोटर और कन्वर्टर इन्वर्टर है। राइट, तो हमारे पास प्रोपल्शन सिस्टम है और हम लोग बोल सकते हैं हाई वोल्टेज सिस्टम है। हमने 3 सिस्टम डिस्कशन किया, हाई वोल्टेज सिस्टम, प्रोपल्शन सिस्टम और ऑक्सिलरी पावर सिस्टम। अभी हमें बात करना है प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में। प्रोपल्शन सिस्टम और ऑक्सिलरी पावर सिस्टम, ये 2 सिस्टम है हमारे पास। ऑक्सिलरी पावर सिस्टम में हमारे पास होता है स्टैटिक इन्वर्टर, और जो प्रोपल्शन सिस्टम है उसमें हमारे पास होता है कन्वर्टर इन्वर्टर। तो ट्रेन में टोटल जो कन्वर्टर इन्वर्टर है वो कितने, ट्रेन में टोटल जो कन्वर्टर इन्वर्टर है वो डिपेंड करता है कि ट्रेन में टोटल मोटर कार कितनी है। हमारी ट्रेन में टोटल जो नंबर ऑफ जो मोटर कार है वो कितनी है, वो है 6। तो टोटल मोटर कार अगर 6 तो ऐसे केस में जो टोटल नंबर ऑफ कन्वर्टर इन्वर्टर है वो कितना होने वाला है, 6 होने वाला है। राइट, तो हमारी ट्रेन में अगर हम लोग देखें जो कन्वर्टर इन्वर्टर वो कितना है, वो है 6 है। और यहाँ पर हम लोग कौन से कन्वर्टर इन्वर्टर के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोपल्शन सिस्टम के। राइट, और जो कन्वर्टर इन्वर्टर होता है ऑक्सिलरी पावर सिस्टम का, उसके स्टैटिक इन्वर्टर बोला जाता है। तो टोटल जो कन्वर्टर इन्वर्टर है वो 6 है, क्योंकि हमारी ट्रेन में टोटल जो मोटर कार है वो कितनी है, वो है 6। राइट, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें मेन एयर जो रिजर्वायर है वो कितने लीटर का होता है, मेन एयर रिजर्वायर 200 लीटर का होता है, और ये कहाँ पर होता है, मेन कंप्रेसर पे लगा होता है, मेन एयर कंप्रेसर के बाजू लगा होता है। एयर ड्रायर इज ऑल्सो प्रेजेंट नेक्स्ट टू मेन कंप्रेसर। जो मेन एयर रिजर्वायर होता है और जो एयर ड्रायर होता है ये मेन कंप्रेसर के बाजू लगा होता है। राइट, अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारे पास 2 पाइप होता है, पहला होता है ब्रेक पाइप और दूसरा होता है MR पाइप। जो ब्रेक पाइप होता है उसमें जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 5 बार का होता है। तो प्रेशर इन ब्रेक पाइप इज़ ऑफ 5 बार, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट, हमारी 8 कार की ट्रेन है जिसमें से 2 जो कार है वो है ट्रेलर कार, और
6 जो कार है वो कितनी है, वो है मोटर कार। 6 मोटर कार है, 2 ट्रेलर कार है। टोटल ट्रेन में जो कार है वो है 8। यहाँ पर ये 8 के बदले 6 होगा। हमारी ट्रेन में टोटल जो बोगी वो कितनी है, वो है 62। और टोटल जो एक्सल है वो कितना है, वो है 32। जैसे हमने बात किया था, हमारी ट्रेन में टोटल जो बोगी वो कितनी है, वो है 16। और टोटल जो एक्सल है वो कितने है, वो है 32। इसके बारे में हमने बात किया ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स टेक्निकल एनालिसिस, उसकी वो वाली वीडियो में। तो ट्रेन में टोटल जो बोगी है वो कितने हैं, वो है 16। और टोटल जो एक्सल है वो कितने हैं, वो है 32। जो व्हील है वो कितने हैं, वो है 64। और ट्रेन में जो डोर है वो भी कितने हैं, 64। और ट्रेन में टोटल जो मोटर लगी है वो कितनी लगी है, 24 मोटर लगी है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि हमें प्रैक्टिकली काम आता है। तो बोगी 16 है, एक्सल 32 है, और जो व्हील है कितने, वो 64 है, और जो मोटर है वो कितनी है, वो है 24, राइट। और जो ट्रेन में जो दरवाजे वो भी कितने, वो भी है 64। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ब्रेक टैंक ऑफ 70 लीटर इज़ प्रेजेंट इन एवरी कार। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमारी ट्रेन में बेसिकली एक टैंक लगा होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है ब्रेक टैंक, राइट। अभी यहाँ पर ये जो ब्रेक टैंक होता है कितने लीटर का होता है, ब्रेक टैंक में बेसिकली ब्रेक के जो ब्रेक के लिए जो एयर होती है वो होती है ब्रेक टैंक में। तो ये जो ब्रेक टैंक होता है जिसे बेसिकली ब्रेक सस्पेंशन रिजर्वायर भी बोला जाता है। यहाँ पर ये जो वॉल्यूम का जो आइकन बार बार आ रहा है उसे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली कुछ फ़ोन में टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये आइकन बार बार डिस्प्ले हो रहा है, जो कि बहुत इरीटेटिंग है, राइट। तो आई होप अगर आप लोग इसको अगर इग्नोर कर दोगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो ब्रेक टैंक होता है कितने लीटर का होता है, 70 लीटर का होता है, और ये हर कार में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो ब्रेक टैंक होता है इसमें ब्रेक एयर होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे पास 2 रिजर्वायर होता है। सबसे पहला सेकेंडरी सस्पेंशन रिजर्वायर होता है और ब्रेक एयर रिजर्वायर होता है। तो यहाँ पर ये ब्रेक एयर रिजर्वायर के बारे में बात किया जा रहा है। जो मेन जो रिजर्वायर होता है MR रिजर्वायर, वो होता है 200 लीटर का। फिर उसके बाद ब्रेक रिजर्वायर होता है जिसे ब्रेक टैंक भी बोला जाता है, कितने लीटर का होता है, 70 लीटर का होता है, राइट। और फिर उसके बाद सेकेंडरी सस्पेंशन रिजर्वायर भी होता है, जिसके बारे में हमने बात किया है बोगी की वीडियो में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी बात करते हैं बैटरी बॉक्स के बारे में। जो बैटरी बॉक्स है वो बेसिकली 3 जगह पे बैटरी बॉक्स इज प्रेजेंट एट 3 साइड, TC1 TC2 और फिर उसके बाद MC3। हमारा जो पेंटोग्राफ है वो कहाँ पर लगा है, इसके बारे में हमने बात किया था, TC1 TC2 MC2 पे लगा है, राइट। बट जो बैटरी बॉक्स है वो कहाँ पर लगा है, जो बैटरी बॉक्स है वो 3 साइड पे TC1 TC2 और MC3, मतलब ट्रेलर कार 1 ट्रेलर कार 2 और MC3 मोटर कार 3। वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, बैटरी बॉक्स मिलेगा। TC किसके लिए, ट्रेलर कार के लिए, और जो MC किसके लिए, मोटर कार के लिए। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ऑक्सिलरी सिलेंडर, जो ऑक्सिलरी सिलेंडर है उसकी जो क्वांटिटी वो कितनी है, वो है 4 है, और ये सारी कार में प्रेजेंट होता है, राइट। तो जो ऑक्सिलरी सिलेंडर है, जो ऑक्सिलरी सिलेंडर होता है इसमें बेसिकली हम लोग ऑक्सिलरी एयर सप्लाई फिट करके रखते हैं, और इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, वो है 4, और ये हर कार में प्रेजेंट होता है, राइट। तो ऑक्सिलरी सिलेंडर इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, वो है 4, और ये हर कार में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें व्हील फ्लैंज लुब्रिकेटर, यहाँ पर जैसे हमने बात किया बैटरी बॉक्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, TC1 TC2 और MC3 में प्रेजेंट है। अभी बात करते हैं व्हील फ्लैंज लुब्रिकेटर के बारे में। तो जो व्हील फ्लैंज लुब्रिकेटर है TC1 TC2 और कहाँ पर लगा है, MC3 में लगा है। जहाँ पर बैटरी बॉक्स लगा है वहाँ पे WFL भी लगा है। तो बैटरी बॉक्स और WFL दोनों को हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक कर सकते हैं इसको, ये दोनों को। तो जो बैटरी बॉक्स और जो WFL है ये दोनों सेम कार में लगा है, TC1 TC2 और MC3। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बैटरी चार्जर इज प्रेजेंट इन SIV, जैसे हमने बात किया जो बैटरी चार्जर है वो कहाँ पर है, वो है SIV में, TC1 TC2 MC3। यहाँ पर अगर हम लोग देखें SIV कहाँ पर है, SIV TC1 TC2 और MC3 में, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें SIV है क्या, ये जो SIV है वो है स्टैटिक इन्वर्टर। तो जो स्टैटिक इन्वर्टर हो गया, हमारी 8 कार की जो ट्रेन का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें स्टैटिक इन्वर्टर हो गया, WFL हो गया, बैटरी बॉक्स हो गया। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है TC1 TC2 और MC3। हमें तो पता है जो बैटरी बॉक्स है वो स्टैटिक इन्वर्टर में ही आता है, ऑक्सिलरी पावर सिस्टम है, जैसे कि हमने डिस्कशन किया है, ऑक्सिलरी पावर सिस्टम का ही पार्ट होता है। तो जहाँ पर SIV होगा वहाँ पर ही बैटरी बॉक्स होगा, राइट। और जो WFL है वो भी वहीं होगा, व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन सिस्टम। तो SIV, बैटरी बॉक्स और फिर उसके बाद व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन सिस्टम, ये कहाँ प्रेजेंट है, TC1 TC2 MC3। यहाँ पर अगर हम लोग देखें TC1 TC2 MC2, इसमें क्या लगा होता है, इसमें बेसिकली ट्रांसफार्मर लगा होता है। और हमारी पूरी ट्रेन में टोटल जो ट्रांसफार्मर है वो कितना है, वो है 3, राइट। तो TC1 TC2 MC2 इसमें ट्रांसफार्मर है, और टोटल जो ट्रांसफार्मर है हमारी ट्रेन में वो है 3। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 25 लीटर कंप्रेसर इज दी बेबी कंप्रेसर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑक्सिलरी कंप्रेसर होता है हमारी ट्रेन में, जो कि पेंटोग्राफ को इनिशियली रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब वो जो ऑक्सिलरी कंप्रेसर है उसको बेसिकली बेबी कंप्रेसर भी बोला जाता है, और उसकी जो कैपेसिटी होती है कितने लीटर की होती है, 25 लीटर की होती है, राइट।
अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें डब्ल्यू एफ एल इज़ प्रेजेंट जस्ट आफ्टर फर्स्ट एक्सेल, जैसे हमने बात किया जो डब्ल्यू एफ एल है व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन सिस्टम जस्ट आफ्टर फर्स्ट एक्सेल के बाद लगा होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एस आई वी इज़ यूज़ फॉर ऑक्सिलरी सप्लाई सिस्टम, जैसे हमने बात किया जो एस आई वी ऑक्सिलरी पावर सिस्टम में आता है, जो एस आई वी ऑक्सिलरी सप्लाई प्रोवाइड करने का काम करती है। M1 एंड M4 हैज़ सेम कंपोनेंट इन अंडर फ्रेम, जो M1 और जो M4 है, जैसे हमने बात किया मोटर कार 1, मोटर कार 2, मोटर कार 3, मोटर कार 4, उसमें सेम कंपोनेंट होता है अंडर फ्रेम में। MC3 हैज़ बोथ कन्वर्टर इन्वर्टर एंड SI, जो MC3 है इसमें हमें कन्वर्टर इन्वर्टर भी मिलता है और SI भी मिलता है, राइट। तो जो MC3 जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये M1 और जो M4 है इसमें सेम कंपोनेंट मिलते हैं अंडर फ्रेम में। फिर उसके बाद जो M3 है, M1 मोटर कार 1 और मोटर कार 4, इसमें ऑलमोस्ट हमें सेम कंपोनेंट मिलते हैं। और जो मोटर कार 3 है ये एक ही मोटर कार है जिसमें हमें प्रपल्शन का भी कन्वर्टर इन्वर्टर मिलता है और क्या बोलते हैं APS का भी हमें स्टैटिक इन्वर्टर मिलता है। तो जैसे हमने बात किया था स्टैटिक इन्वर्टर बैटरी बॉक्स हो गया, व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन, ये सिस्टम ये कहाँ पर आने वाला है TC1 TC2 MC3 में आएगा, राइट। और ये जो MC3 इसमें हमें क्या मिलेगा, प्रपल्शन सिस्टम का भी कन्वर्टर इन्वर्टर मिलेगा और APS का हमें स्टैटिक इन्वर्टर भी मिलेगा। अभी एक और एक चीज़ नोट डाउन करें, ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ लगा है, TC1 TC2 और MC2 में लगा है, जहाँ पर पेंटोग्राफ भी लगा होता है TC1 TC2 और MC2 में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1 कन्वर्टर इन्वर्टर पावर 4 मोटर, जैसे हमने बात किया था एक जो कन्वर्टर इन्वर्टर है 4 ट्रैक्शन मोटर को पावर प्रोवाइड करता है, राइट। बैटरी बॉक्स में अगर हम लोग देखें टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी, 80 सेल्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैटरी बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी, 80 सेल्स है। फ्री एक्सल एज ओडोमीटर, जो फ्री एक्सल होता है उसमें क्या लगा होता है, ओडोमीटर लगा होता है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें वी प्रोवाइड श्योर सप्लाई टू SIV, जैसे हमने बात किया जो SIV है इसमें हमें श्योर सप्लाई भी मिलता है, जो SIV है उसको हम लोग श्योर सप्लाई भी प्रोवाइड करते हैं। श्योर सप्लाई एक्सटर्नल सप्लाई होती है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रेन में अगर हम लोग देखें मिनिमम जो एयर प्रेशर होता है वो होता है 8.5 बार का, और जो मैक्सिमम जो एयर प्रेशर होता है वो होता है 9.5 बार का, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम जो एयर प्रेशर है 8.5 बार और जो मैक्सिमम जो प्रेशर है वो है 9.5 बार। अभी यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया था जो MC3 होता है इसमें हमें प्रपल्शन का भी कन्वर्टर इन्वर्टर मिलता है और APS का भी हमें स्टैटिक इन्वर्टर मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब और जैसे कि हमने बात किया था कौन सा ऐसा मतलब मोटर कार है जिसमें हमें ऑलमोस्ट सेम कंपोनेंट मिलता है, M1 और M4। तो M1 और जो M4 जो मोटर कार है इसमें हमें सेम कंपोनेंट मिलता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग बात करेंगे थोड़ा बहुत ब्रेक सिस्टम के बारे में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें न्यूमेटिक एंड ब्रेक सिस्टम, तो न्यूमेटिक एंड ब्रेक सिस्टम के बारे में हमें बात करना है। मेन रिजर्वायर पाइप सप्लाई एयर टू डिफरेंट सब सिस्टम ऑफ ट्रेन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक पाइप होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है मेन रिजर्वायर पाइप। अभी जो मेन रिजर्वायर पाइप होता है बेसिकली मेन टैंक के साथ कनेक्टेड होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन किया जब हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, एयर कंप्रेसर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो ये वाली वीडियो में हम लोग उतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि अदरवाइज़ जो वीडियो होगी वो अनवांटेड लेंथी हो जाएंगी। तो जो मेन कंप्रेसर जो पाइप होता है ये बेसिकली क्या करता है, ये ऐसा पाइप होता है जो कि ट्रेन के हर अलग अलग सब सिस्टम को क्या करता है, एयर डिलीवर करने का काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मेन कंप्रेसर का पाइप कुछ इस तरीके से होता है और मेन कंप्रेसर के पाइप के साथ अलग अलग पाइप कनेक्टेड होते हैं और ये जो पाइप होते हैं ट्रेन के अलग अलग सिस्टम को फीड करते हैं एयर। जैसे कि अगर हम लोग देखें बोगी का सस्पेंशन सिस्टम हो गया, फिर उसके बाद ब्रेक के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है, कपलर के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है, व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए एयर के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ इस तरीके से पाइप लिया गया है। यहाँ पर ये वाला जो पाइप है बोगी के सस्पेंशन के लिए, ये वाला जो पाइप है ब्रेक सस्पेंशन के लिए, ब्रेक के लिए मतलब ये वाला पाइप है, ये वाला जो पाइप है कपलर सिस्टम के लिए, और ये वाला जो पाइप है मान लेते हैं हमारे किसके लिए, व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए, राइट। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग पाइप लिया जाता है जो कि मेन रिजर्वायर पाइप से मतलब टैप करके लिया जाता है। अभी AGTU का फुल फॉर्म क्या होता है, एयर जनरेशन ट्रीटमेंट यूनिट, एयर जनरेशन ट्रीटमेंट यूनिट। अभी एयर जनरेशन ट्रीटमेंट यूनिट ये हमें ड्राइवर मोटर कार 1 और ड्राइवर मोटर कार 2 में मिलती है। अभी एयर जनरेशन ट्रीटमेंट यूनिट में हमें क्या मिलेगा, मेन एयर कंप्रेसर मिलेगा, ऑक्सिलरी कंप्रेसर मिलेगा, फिर उसके बाद मेन रिजर्वायर टैंक मिलेगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी सस्पेंशन रिजर्वायर टैंक, ब्रेक सस्पेंशन रिजर्वायर टैंक हमें मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें
pressure governor, pressure transducer decide when the compressor is to be operated. Compressor disconnect at 9.5 bar pressure एंड रिकनेक्ट एट 8.5 bar प्रेशर। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया था, हमारी ट्रेन में 2 कंप्रेसर लगा होता है। अभी जो कंप्रेसर है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है 9.5 bar प्रेशर पर। जैसे ही 9.5 bar प्रेशर पूरी ट्रेन में बन गया तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर होगा काम करना बंद कर देगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर्किट से। और जैसे ही प्रेशर 8.5 bar गया तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर होगा वो अगेन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो 8.5 bar है वो मिनिमम प्रेशर माना जाता है और जो 9.5 bar है मैक्सिमम प्रेशर माना जाता है। और जो AGTU है, DMC1 और जो DMC2 है उसमें प्रेजेंट है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एंटायर न्यूमेटिक इज प्रेजेंट इन अंडर फ्रेम। पूरा जो न्यूमेटिक सिस्टम है हमारी ट्रेन का वो अंडर फ्रेम में। यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग देखें, जैसे हमने नोट डाउन किया, 8.5 bar प्रेशर पर जो हमारा जो कंप्रेसर होगा वो ऑन हो जाएगा और 9.5 bar प्रेशर पर जो कंप्रेसर होगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा पूरे सिस्टम से, क्योंकि सफिशिएंट एयर हमारी ट्रेन में बन जाएंगी। अभी इसको डिसाइड करने का काम कौन करता है? बेसिकली प्रेशर गवर्नर होता है, जो कि क्या करता है, पूरी ट्रेन के प्रेशर को गवर्न कर रहा होता है। पूरे प्रेशर गवर्नर ट्रांसड्यूसर होता है, जो कि क्या करता है, पूरी ट्रेन के प्रेशर को मतलब देख रहा होता है। अगर ट्रेन का प्रेशर अगर 8.5 bar अगर चले गया तो ऐसे केस में ये जो ट्रांसड्यूसर होगा, प्रेशर गवर्नर ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, कंप्रेसर को ऑन करवा देगा। और जैसे ही ट्रेन का प्रेशर 9.5 bar गया तो ऐसे केस में जो प्रेशर गवर्नर होगा, ट्रांसड्यूसर, प्रेशर गवर्नर ट्रांसड्यूसर, ये क्या करेगा, जो मेन कंप्रेसर है उसे टर्न ऑफ करवा देगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एंटायर न्यूमेटिक सिस्टम इज प्रेजेंट इन अंडर फ्रेम ऑफ द ट्रेन। पूरा जो न्यूमेटिक सिस्टम है ट्रेन के अंडर फ्रेम में प्रेजेंट है। मैग्नेट वाल्व कंट्रोल द फ्लो ऑफ एयर फ्लूइड। जैसे हमने बात की, हमारी ट्रेन में एक वाल्व लगा होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है मैग्नेट वाल्व। अभी जो मैग्नेट वाल्व होता है क्या करता है, जो एयर का जो फ्लो होता है उसे कंट्रोल कर रहा होता है पूरी ट्रेन में, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, रिजर्वायर स्टोर कंप्रेसर। जैसे हमने बात किया, जो रिजर्वायर होता है कंप्रेस एयर को स्टोर करने का काम करता है। टू सप्लाई एयर फॉर एप्लीकेशन, टू यूज़ एयर इन केस ऑफ इफ बोथ कंप्रेसर फेल्स। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया, हमारी ट्रेन में लगा होता है MR रिजर्वायर, जिसे बोला जाता है मेन रिजर्वायर। अभी जो मेन रिजर्वायर होता है इसका क्या क्या काम होता है, सबसे पहले कंप्रेस एयर को स्टोर करने का काम करता है और जो कंप्रेस एयर है उसे सप्लाई करने का भी काम करता है इन केस ऑफ अलग अलग एप्लीकेशंस में। जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले बात किया था, मेन रिजर्वायर के साथ MR पाइप लगा होता है और MR पाइप के साथ अलग अलग पाइप लगे होते हैं, एक जिसमें से एक पाइप ट्रेन के ब्रेक के लिए जाता है। एक जो पाइप है, जैसे कि हमने बात किया, एक जो पाइप है वो कहाँ पर जाता है, एक पाइप ट्रेन के ब्रेक के लिए जाता है, फिर दूसरा जो पाइप है कपलर सिस्टम के लिए जाता है, तीसरा जो पाइप है हमारे WFL सिस्टम के लिए जाता है। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग जो पाइप्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं मेन रिजर्वायर पाइप के साथ। तो सिमिलरली जो रिजर्वायर होता है क्या करता है, बेसिकली कंप्रेस एयर को स्टोर करता है और वही एयर को सप्लाई करता है अलग अलग एप्लीकेशन के लिए। और फिर उसके बाद वो एयर को यूज़ भी कर सकते हैं। रिजर्वायर की जो एयर है, इसमें एयर रिजर्व है, तो जो रिजर्व्ड एयर है उसे यूज़ भी कर सकते हैं इन केस कंप्रेसर फेल हो जाए तो। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, बस्ट हॉर्स प्रोटेक्शन डिवाइस इज यूज टू प्रोटेक्ट हॉर्स पाइप ऑफ ट्रेन। बस्ट हॉर्स प्रोटेक्शन वाल्व कट्स डाउन द एयर प्रेशर इन केस हॉर्स पाइप इज बस्ट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया, एक पाइप लगा होता है हमारी ट्रेन में जिसे बोला जाता है हॉर्स पाइप। और ये हॉर्स पाइप के थ्रू होता है क्या, पूरा जो प्रेशर होता है उसे क्या किया जाता है, पूरी ट्रेन में सर्कुलेट किया जाता है। इन केस अगर हॉर्स पाइप अगर बस्ट हो जाए तो ऐसे केस में क्या होगा, बेसिकली ट्रेन में एक वाल्व लगा होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है हॉर्स प्रोटेक्शन वाल्व, राइट। तो जो हॉर्स प्रोटेक्शन वाल्व होगा क्या करेगा, एयर प्रेशर को कट डाउन कर देगा अगर हॉर्स पाइप अगर बस्ट होता है तो। अगर हॉर्स पाइप अगर बस्ट होता है, हॉर्स पाइप अगर डैमेज होता है, एयर की लीकेज होती है, तो ऐसे केस में हॉर्स पाइप प्रोटेक्शन वाल्व क्या करेगा, जो एयर प्रेशर होगा उसे कट डाउन कर देगा, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, विच कंप्रेसर इज टू बी ऑपरेटेड इज डिसाइडेड बाय TCMS। कौन से कंप्रेसर को ऑपरेट करना है, कौन से कंप्रेसर को ऑपरेट करना है, कौन डिसाइड करता है, TCMS डिसाइड करता है। विच कंप्रेसर इज टू बी ऑपरेटेड इज डिसाइडेड बाय TCMS, राइट। 8.5 bar से 9.5 bar ये प्रेशर हमारा मेंटेन होना चाहिए। 8.5 bar मिनिमम प्रेशर है, 9.5 bar मैक्सिमम प्रेशर है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बोथ कंप्रेसर विल गेट स्टार्ट बाय 7.5 bar साइमल्टेनियसली एंड इट इज़ डिसाइडेड बाय TCMS। TCMS क्या होता है, ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम, इसे ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम भी बोला जाता है। एंड एमरजेंसी ब्रेक इज अप्लाइड इफ प्रेशर इज गोज़ बिलो 6.5 bar। तो यहाँ से हमने क्या डिस्कशन किया, यहाँ से हमने ये डिस्कशन किया, दोनों जो कंप्रेसर है वो 7.5 bar पे क्या हो जाना चाहिए, साइमल्टेनियसली काम करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक जो कंप्रेसर है वो काम कर रहा है और 8.5 bar प्रेशर गया, दोनों एक पर्टिकुलर कंप्रेसर है वो चल रहा है और जो प्रेशर है वो 9.5 bar गया। तो जैसे प्रेशर 9.5 bar जाएगा तो पर्टिकुलर जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब प्रेशर कम हो रहा है, अब जो प्रेशर है कितना चलेगा, 8.5 bar चलेगा। अभी जैसे ही 8.5 bar प्रेशर कम हो जाएगा तो ऐसे केस में होगा कि फिर से जो कंप्रेसर होगा क्या हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो प्रेशर है 8.5 bar तो था,
अभी वो कंप्रेसर भी स्टार्ट हो गया, बट उसके बाद भी जो प्रेशर है वो और ड्रॉप हो रहा है और जो प्रेशर है वो कितना हो गया 7.5 बार हो गया। जैसे ही प्रेशर 7.5 बार हो जाएगा तो ऐसे केस में ट्रेन के दोनों जो कंप्रेसर है वो क्या हो जाएंगे, टर्न ऑन हो जाएंगे। ट्रेन के दोनों जो कंप्रेसर है वो क्या हो जाएंगे, टर्न ऑन हो जाएंगे, राइट। तो ट्रेन का जो प्रेशर है वो 7.5 बार हो गया, तो दोनों जो कंप्रेसर है वो क्या हो गए, टर्न ऑन हो गए। अभी दोनों कंप्रेसर टर्न ऑन होने के बाद भी जो प्रेशर है वो बिल्डअप नहीं हो पा रहा है। ऐसा करते करते जो प्रेशर है वो कितना चले गया, 6.5 बार प्रेशर चले गया। जैसे ही ट्रेन का प्रेशर 6.5 बार चले जाएगा तो ऐसे केस में जो ट्रेन है उसमें इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें अबाउट ऑक्सिलरी एयर सप्लाई, इफ़ ट्रेन इज़ कम्प्लीटली डेड, अगर ट्रेन पूरी तरीके से डेड है, देन टू ऑन ट्रेन वी नीड टू यूज़ ऑक्सिलरी कंप्रेसर। अगर ट्रेन पूरी तरीके से डेड है और ट्रेन को अगर हमें टर्न ऑन करना है तो ऐसे केस में ऑक्सिलरी कंप्रेसर हमें यूज़ करना होगा। और जो ऑक्सिलरी कंप्रेसर होता है ट्रेन का 110 वोल्ट DC पर चलता है, और ये जो कंप्रेसर होता है ऑपरेट होता है व्हेन ट्रेन इज़ डेड एंड मेन कंप्रेसर ऑफ इज़ ऑफ। जब हमारी ट्रेन डेड होती है और जब मेन कंप्रेसर ऑफ होता है तो ऐसे केस में कंडीशन ये कि जब हमारी ट्रेन पूरी तरीके से डेड होगी और जब मेन कंप्रेसर ऑफ होगा तो ऐसे केस में ऑक्सिलरी कंप्रेसर काम करेगा। मेन कंप्रेसर अगर चालू है तो ऑक्सिलरी कंप्रेसर काम नहीं करेगा। मेन कंप्रेसर और ऑक्सिलरी कंप्रेसर कभी साथ में नहीं करते काम, दोनों कभी भी साथ में ऑपरेट नहीं करते। once panto is raised, train is on, then this compressor auxiliary compressor gets off and main compressor turns on। तो जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है पूरी तरीके से डेड है, पूरी तरीके से डी एनर्जाइज्ड है, OHE से कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसे केस में जो ऑक्सिलरी कंप्रेसर होगा वो क्या होगा, टर्न ऑन हो जाएगा। ऑक्सिलरी कंप्रेसर टर्न ऑन होगा, 4 बार से 5 बार के बीच का प्रेशर बनाएगा, जिसकी वजह से जो पेंटो होगा वो रेज होगा। जैसे ही पेंटो रेज होगा OHE से कनेक्ट होगा, ट्रेन में पूरी इलेक्ट्रिसिटी आ जाएंगी, ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएंगी, मेन कंप्रेसर को भी 3 फेज सप्लाई मिलेंगी। जैसे ही मेन कंप्रेसर को 3 फेज सप्लाई मिलेंगी तो जो ऑक्सिलरी कंप्रेसर वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा, राइट। तो जब ऑक्सिलरी कंप्रेसर चलेगा तो मेन कंप्रेसर नहीं चलेगा, और जब मेन कंप्रेसर चलेगा तो ऑक्सिलरी कंप्रेसर नहीं चलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1400 mm व्हेन डोर्स ओपन, राइट। तो जैसे हमने बात किया जब हमारा डोर ओपन होता है तो ऐसे केस में जो हॉरिजॉन्टल गैप होता है कितना होता है, 1400 mm होता है, और जो वर्टिकल गैप होता है वो कितना होता है, 1900 mm होता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब डोर ओपन होता है तो ऐसे केस में जो हॉरिजॉन्टल गैप होता है वो होता है 1400 mm, और जो वर्टिकल जो गैप होता है डोर का वो कितना होता है, 1900 mm। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एमरजेंसी इग्रेस डिवाइस इज़ फॉर एन एमरजेंसी पर्पस, जैसे कि हमने बात किया एमरजेंसी इग्रेस डिवाइस के बारे में, तो जो एमरजेंसी इग्रेस डिवाइस होता है ये एमरजेंसी पर्पस के लिए होता है। डोर मोटर्स ऑपरेट इन अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डोर मोटर होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट होती है। जब डोर मान लेते ओपन हो रहा है तो डोर मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगी, जब डोर क्लोज होगा तो डोर मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगी। डोर विल नॉट ऑपरेट अंडर स्पिंडल, जो डोर होगा वो ऑपरेट नहीं होगा जब तक कि स्पिंडल ऑपरेट नहीं होगा। स्पिंडल मतलब स्क्रू रॉड, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की ट्रेन डोर सिस्टम की वीडियो में, राइट। तो जो डोर होगा वो ऑपरेट नहीं होगा जब तक कि जो स्क्रू रॉड है वो ऑपरेट नहीं होगा, मतलब मोटर नहीं घूमेंगी, स्क्रू रॉड नहीं घूमेगा, डोर खुलेगा नहीं। हम यहाँ पर अगर हम लोग देखें एवरी डोर हैज़ EDCU, जो हर एक जो डोर होता है उसमें क्या लगा होता है, EDCU होता है। ये जो EDCU इसका फुल फॉर्म क्या, इलेक्ट्रॉनिक डोर कंट्रोल यूनिट, राइट। हाँ, EDCU में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होता है, और ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है बेसिकली TCMS के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है, राइट। तो जो सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि जो EDCU होता है इलेक्ट्रॉनिक डोर कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम होता है, ये एक तरीके से कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जो कि TCMS और ट्रेन के डोर को कनेक्ट करने का काम करता है। एवरी डोर हैज़ DLS एंड DCS। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हर डोर में DLS लगा होता है और DCS लगा होता है। यहाँ पर ये DLS क्या होता है, डोर लॉक स्विच होता है, ये DCS क्या होता है, डोर कटआउट स्विच होता है, कटआउट स्विच भी बोला जाता है। डोर में बेसिकली 4 तरीके की स्विच लगे होते हैं, डोर लॉक स्विच लगा होता है, फिर उसके बाद एमरजेंसी अनलॉक स्विच लगा होता है, डोर लॉक लिमिट स्विच, एमरजेंसी अनलॉक लिमिट स्विच लगा होता है, फिर उसके बाद डोर कट आउट स्विच लगा होता है, फिर उसके बाद डोर क्लोज लिमिट स्विच लगा होता है। इसके बारे में हमने बात किया डोर वाली वीडियो में। मोड से यहाँ पर अगर हम लोग देखें मोड सिलेक्टर की शुड रिमेन इन ऑफ पोजीशन टू ओपन डोर इन एमरजेंसी फ्रॉम सलून। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मोड सिलेक्टर की है ये बेसिकली कौन से पोजीशन में होना चाहिए, ऑफ पोजीशन पे होना चाहिए। क्यों ऑफ पोजीशन पे होना चाहिए, क्योंकि जो डोर है उसे हमें एमरजेंसी में ओपन करना है सलून से। तो अगर हमें डोर को अगर एमरजेंसी में अगर ओपन करना है, एमरजेंसी कोई सिचुएशन है और वो एमरजेंसी सिचुएशन में हमें डोर को सलून एरिया से खोलना है, तो ऐसे केस में जो मोड सिलेक्टर की है वो कौन से पोजीशन पे होना चाहिए, ऑफ पोजीशन पे होना चाहिए। मोड सिलेक्टर की ऑफ पोजीशन पे होना चाहिए अगर हमें एमरजेंसी में डोर को ओपन करना है तो सलून से। डोर ओपनिंग बाय 100 mm इफ़ देयर इज़ सम ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग डोर क्लोजिंग।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डोर होगा बेसिकली 100 mm से ओपन होगा अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर डोर क्लोजिंग के टाइम आता है तो। मान लेते हैं हमारी ट्रेन का डोर बंद हो रहा है बंद हो रहा है बंद हो रहा है और बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। जैसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो जो डोर होगा वो खुलेगा, कितने mm तक खुलेगा, 100 mm तक खुलेगा। मैक्सिमम 15 mm ऑफ डोर ओपन बाय हैंड बोथ डोर बाय 30 mm। राइट, यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैक्सिमम अगर हम लोग देखें हैंड के थ्रू इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। इफ़ डोर इज़ आइसोलेटेड रिमोटली इलेक्ट्रिकली देन इट इज़ नोन एज इनहिबिट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डोर को अगर हम लोग आइसोलेट करें या फिर इलेक्ट्रिकली आइसोलेट कर रहे हैं या फिर मैकेनिकली आइसोलेट कर रहे हैं तो इसे क्या बोला जाता है, इनहिबिट बोला जाता है। डोर का जो हॉरिजॉन्टल गैप होता है 1400 mm, वर्टिकल गैप होता है 1900 mm। अभी बात करना है कपलर और गैंगवे के बारे में, ट्रेन के कपलर और गैंगवे के बारे में। तो जो कपलर होता है क्या करता है, मैकेनिकल फोर्स ट्रांसमिट करने का काम करता है और जो गैंगवे होता है ये क्या करता है, बेसिकली पैसेंजर को ट्रांसमिट करने का काम करता है। ये बेसिकली जो गैंगवे होता है फ्लेक्सिबल मूवमेंट प्रोवाइड करता है ट्रेन के लिए, ट्रेन ड्यूरिंग कर्वेचर। जब हमारी ट्रेन कर्वेचर पे से जाती है तो ऐसे केस में फ्लेक्सिबल मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है गैंगवे। प्रिवेंट एक्सटर्नल नॉइजेस कमिंग फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड मोटर्स। ये जो गैंगवे बेसिकली जो एक्सटर्नल जो नॉइजेस है जो कि इन्वायरमेंट और मोटर से आ रही होती है उसको भी प्रिवेंट करने का काम करता है। तो जैसे हमने बात किया जो कपलर है मैकेनिकल फोर्स को ट्रांसमिट करता है और जो गैंगवे होता है बेसिकली पैसेंजर्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है। कार टू कार पैसेज बनाता है, कॉरिडोर पैसेज बनाता है जिसकी वजह से होता है जो पैसेंजर है एक कार से दूसरे कार में जा सकते हैं। अभी यहाँ पर ये जो गैंगवे होता है बेसिकली ट्रेन को फ्लेक्सिबल मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कर्वेचर। जब ट्रेन कर्वेचर पे से जाती है तो फ्लेक्सिबल मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है। जो इन्वायरमेंटल जो नॉइज़ होती है, मोटर की जो नॉइज़ होती है, कन्वर्टर इन्वर्टर की जो नॉइज़ होती है उसको भी एलिमिनेट करने का काम करता है गैंगवे में जो बेलो असेंबली होती है वो। हम यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कपलर और जो गैंगवे इसका जो मेंटेनेंस होता है ना के बराबर में होता है। तो कपलर एंड गैंगवे हैज़ वेरी नेग्लिजिबल मेंटेनेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, कपलर और जो गैंगवे इसमें जो मेंटेनेंस होता है नेग्लिजिबल होता है। इंट्रोडक्शन टू ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम। अगेन यहाँ पर हमने ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम पे आ गए। यहाँ पर एक हमारी ट्रेन में यूनिट लगा होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है बेकू ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। में जो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है क्या करता है, बेसिकली ब्रेकिंग कैलकुलेशन करता है। राइट, तो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड एक्यूरेट ब्रेकिंग इन ईच कार और कैन से इट कैलकुलेट ब्रेकिंग वैल्यू इन डिजिटल फॉर्म वाइल अप्लाइंग ब्रेक फॉलोइंग फैक्टर इज नोन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे हमने बात किया सिंपल वर्ड में ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ये क्या करता है, बेसिकली ब्रेकिंग कैलकुलेशन कर रहा होता है जिसकी वजह से होता है कि हमारी ट्रेन में हर एक कार में एक्यूरेट ब्रेकिंग लगती है। जब भी ट्रेन में ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो ऐसे केस में कुछ पैरामीटर्स है जो कि पता होना चाहिए, जैसे कि टारगेट डिस्टेंस पता होना चाहिए, कितने डिस्टेंस पर ट्रेन को रुकाना है, स्लिप स्लाइड पता होना चाहिए, स्पीड पता होना चाहिए। राइट, तो जैसे हमने बात किया जो बेकू होता है क्या करता है, ब्रेकिंग कैलकुलेशन करता है। ब्रेकिंग कैलकुलेशन में क्या क्या कैलकुलेट करता है, टारगेट डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, स्लिप स्लाइड कैलकुलेट करता है, स्पीड कैलकुलेट करता है और ये सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करने के बाद ही हमारी जो ट्रेन है उसमें हर कार में एक्यूरेट ब्रेकिंग लगता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारे पास है BCU है क्या, ये ब्रेक कंट्रोल यूनिट। ब्रेक कंट्रोल यूनिट ये इसमें इलेक्ट्रोन्यूमेटिक वाल्व होता है। यहाँ पर जैसे कि अगर हम लोग देखें ये वाली फिगर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। सबसे पहला जो ब्रेक कंट्रोल यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट आ गया, इसका मतलब जो बेकू है इसमें हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मिलेगा। अभी BCU आ गया, BCU में हमें क्या मिलेगा, BCU में बेसिकली हमें न्यूमेटिक सिस्टम मिलेगा जैसे कि रिले हो गया, वाल्व हो गया, तो ये सब हमें मिलेगा। तो जो ब्रेक कंट्रोल यूनिट है इसमें हमें वाल्व सिस्टम मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें होल्डिंग ब्रेक इज़ टू होल्ड दी ट्रेन। अब ये एक ब्रेक लगा होता है हमारी ट्रेन में जिसे बेसिकली बोला जाता है होल्डिंग ब्रेक। अब ये जो होल्डिंग ब्रेक है क्या करेगा, ट्रेन को होल्ड करके रखेगा। राइट, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ब्रेकिंग जो होता है, ब्रेकिंग में हमारी ट्रेन में ब्रेकिंग अगर हम लोग देखें दो तरीके की होती है, इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेक होता है और दूसरा होता है फ्रिक्शन ब्रेक। हमारी ट्रेन में दो ब्रेक होता है। ब्रेक तो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखें ब्रेक के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेकिंग हो गई, फिर उसके बाद फ्रिक्शन ब्रेकिंग हो गई, फिर उसके बाद होल्डिंग ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद पार्किंग ब्रेक हो गया। अगर हम लोग ट्रेन के रेस्पेक्ट में बात अगर करें ब्रेक के, जैसे कि इंजीनियरिंग लेवल पर अगर हम लोग बात नहीं करें तो ऐसे केस में हमें कौन कौन सा ब्रेक मिलता है, होल्डिंग ब्रेक मिलता है, फिर उसके बाद हमारे पास पार्किंग ब्रेक होता है, सर्विस ब्रेक होता है। राइट, बट अगर हम लोग इंजीनियरिंग लेवल पर अगर बहुत कोर टेक्निकल लेवल पर कंसिडर करें तो इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेक होता है, फ्रिक्शन ब्रेक होता है। राइट, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ब्रेकिंग में अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेक और फ्रिक्शन ब्रेक, यहाँ पर ये दोनों का रेशियो को कंसिडर करते हुए बाय यूजिंग रेशियो ऑफ ब्रेक ट्रेन इज अप्लाइड, ये दोनों के रेशियो को कंसिडर करते हुए हमारी ट्रेन में ब्रेक लगता है। तो हमारी ट्रेन में इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेक है और फ्रिक्शन ब्रेक है और ये दोनों के रेशियो को कंसिडर करते हुए हमारी ट्रेन में एक्चुअल ब्रेक लगता है, एक्यूरेट ब्रेक लगता है।
इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेकिंग इज ऑल्सो नोन एज रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। जो इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेकिंग इसका एक करेक्ट नाम होता है जिसे बोला जाता है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। और इसमें होता है कि जो मोटर होती है जनरेटर के तौर पर काम करती है, और ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेकिंग होती है बेसिकली मोटर कार में ही लगती है। तो जैसे हमने बात किया जो इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेकिंग है इसे बेसिकली रीजेनरेटिव ब्रेकिंग भी बोला जाता है। और ये ब्रेकिंग में होता है कि जो मोटर है जनरेटर के तौर पर काम करती है, और ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेकिंग है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मोटर कार में होती है। जैसे हमने बात किया हमारी ट्रेन में जो इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेकिंग और जो फ्रिक्शन ब्रेकिंग है दोनों को मिक्स करके ट्रेन में ब्रेक अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन में एक्यूरेट ब्रेकिंग लगती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक बोगी में कितने व्हील होते हैं, 4 व्हील होते हैं। एक बोगी में 4 व्हील होते हैं, जिसकी वजह से हमारी ट्रेन में अगर हम लोग देखें ब्रेक सिलेंडर कितने होते हैं, 4 ब्रेक सिलेंडर होते हैं। जो पार्किंग ब्रेक जो होता है हमारी ट्रेन में वो एक तरीके से स्प्रिंग एक्चुएटेड ब्रेक होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ईच कार हैज़ 1 BCU ब्रेक कंट्रोल यूनिट। हर कार में कितना BCU लगा होता है, 1 BCU लगा होता है। और ये जो ब्रेक कंट्रोल यूनिट होता है इसका कंट्रोल होता है किसके ऊपर, 2 बोगी के ऊपर। अभी जो ब्रेक कंट्रोल यूनिट होता है ये क्या कर रहा होता है, बेसिकली 2 बोगीज़ के जो ब्रेक है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। दो बोगीज़ के जो ब्रेक है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेक हैज़ यूज मोस्टली इन दिस सर्विस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब हमारी ट्रेन सर्विस पे होती है, मेन लाइन पे होती है, तो ऐसे केस में कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है ट्रेन में, सबसे पहला इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेकिंग होता है और दूसरा जो ब्रेकिंग होता है होल्डिंग ब्रेक होता है। जब हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे स्टॉप होती है तो ऐसे केस में ट्रेन को होल्ड करके रखना होता है, तभी होल्डिंग ब्रेक की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारी ट्रेन में एक एक्सल होता है जिसे बोला जाता है फ्री एक्सल। अभी जो फ्री एक्सल होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ट्रेलर कार में। फ्री एक्सल इज़ प्रेजेंट इन ट्रेलर कार। तो यहाँ पर वही डिस्कशन किया गया, जो फ्री एक्सल होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ट्रेलर कार में प्रेजेंट होता है। फ्री एक्सल इज़ प्रेजेंट इन ट्रेलर कार। यहाँ पर अगर हम लोग देखें न्यूमेटिक फ्रिक्शन ब्रेक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेक ब्लेंडेड ऑफ बोथ डिसाइड फिक्स ब्रेकिंग। तो जैसे हमने बात किया जब भी हमारी ट्रेन में ब्रेक लगेगा तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोन्यूमेटिक फ्रिक्शन ब्रेक, जैसे हमने बात किया था जो फ्रिक्शन ब्रेक है वो कुछ नहीं है, वो न्यूमेटिक ब्रेकिंग ही है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेकिंग ही है, जिसमें होता क्या है, जो हाई प्रेशराइज जो एयर होती है वो बेसिकली ब्रेक सिलेंडर में जाती है, जिसकी वजह से ब्रेक शो मूव होता है और ट्रेन पर ब्रेक लगता है। तो ये न्यूमेटिक फ्रिक्शन ब्रेक और इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेक। तो जैसे हमने बात किया न्यूमेटिक फ्रिक्शन ब्रेक और इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेक, जैसे कि अगर हम लोग देखें न्यूमेटिक फ्रिक्शन ब्रेक इसका 30% और इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेक मतलब रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसका 70%। अब ये दोनों का जो मिक्सचर होता है यही बेसिकली दोनों का जो ब्लेंडेड जो होता है यही दोनों फाइनल ब्रेक लगाता है ट्रेन में। मतलब जो फाइनल ब्रेक होता है ट्रेन में जो लगता है वो बेसिकली न्यूमेटिक फ्रिक्शन ब्रेक और रीजनरेटिव ब्रेक दोनों का सम होता है, दोनों को कंबाइन करके लगाया जाता है। जब हमारी ट्रेन सर्विस में होती है, जब हमारी ट्रेन सर्विस में होती है मतलब मेन लाइन पे होती है, तो ऐसे केस में न्यूमेटिक फ्रिक्शन ब्रेक और रीजनरेटिव ब्रेक, न्यूमेटिक फ्रिक्शन ब्रेक का मान लेते 30% और रीजनरेटिव ब्रेक का 70%, दोनों को मिला के फाइनल ब्रेकिंग लगती है जो कि हमारी ट्रेन में लगती है जब हमारी ट्रेन सर्विस में होती है। तो लाइट ब्रेक विच इज़ अ टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम, इट कम्स इन सिग्नलिंग सिस्टम। यहाँ पर ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो ट्रैक्शन ब्रेकिंग कंट्रोलर होता है, जो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है, ये क्या करता है बेसिकली जो ब्रेक डिमांड है उसे कैलकुलेट करने का काम करता है। और अल्टीमेटली जो फाइनल ब्रेक जो लगता है हमारी ट्रेन में वो इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेकिंग, इलेक्ट्रोडायनेमिक रीजनरेटिव ब्रेकिंग और जो न्यूमेटिक फ्रिक्शन ब्रेकिंग है दोनों के सम से लगता है। मतलब कुछ पार्ट हमारा न्यूमेटिक फ्रिक्शन ब्रेक का होगा, कुछ पार्ट हमारे इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेकिंग का होगा और दोनों को मिला के हमारी ट्रेन में फाइनल ब्रेकिंग लगेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें BCU टू BCU ये कैसा कनेक्टेड होते हैं, ये बेसिकली एक्हेलॉन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी एक कार में कितना BCU लगा होता है, 1 BCU लगा होता है। तो टोटल कार 8 है तो 8 BCU लगा होगा। तो ये BCU टू BCU ट्रेन के सारे BCU एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो BCU टू BCU कनेक्शन हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं, एक्हेलन के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। BCU से TCMS अगर हमें कनेक्शन प्रोवाइड करना हो तो ऐसे केस में ईथरनेट है। BCU टू TCMS जो कनेक्शन है वो ईथरनेट के थ्रू मतलब प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारी ट्रेन में सर्विस ब्रेक के टाइम जो डी एक्सेलरेशन है वो कितना है, वो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये है क्या, ये है डी एक्सेलरेशन ड्यूरिंग सर्विस ब्रेक। तो सर्विस ब्रेकिंग के टाइम हमारी ट्रेन में जो डी एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे हमने बात किया सर्विस ब्रेक के टाइम, अगर हम लोग देखें जब हमारी ट्रेन सर्विस में होती है तो ऐसे केस में सर्विस ब्रेक के टाइम जो डी एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये डी एक्सेलरेशन होता है सर्विस ब्रेकिंग के टाइम। इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेक इज ओनली यूज इन सर्विस ब्रेकिंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सर्विस ब्रेकिंग में इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेकिंग का ही यूज़ किया जाता है।
और ट्रेन में जो फाइनल ब्रेक जो लगता है वो न्यूमेटिक फ्रिक्शन ब्रेक और इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेक दोनों के कॉम्बिनेशन से लगता है। क्वांटिटी ऑफ होल्डिंग ब्रेक इज लेस देन सर्विस ब्रेक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सर्विस ब्रेकिंग है हमारी ट्रेन में ज़्यादा लगता है और जो होल्डिंग ब्रेक होता है वो कम लगता है, क्योंकि होल्डिंग ब्रेक ट्रेन को सिर्फ होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो होल्डिंग ब्रेक होता है बेसिकली ट्रेन को होल्ड करने के लिए, मतलब ट्रेन को रोल बैक से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है होल्डिंग ब्रेक। यहाँ पर जैसे हमने बात की हमारी ट्रेन में जो डी एक्सेलरेशन है वो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और हमारी ट्रेन में जो जर्क रेट है वो कितना है, वो है 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, राइट। तो ट्रेन में जो जर्क रेट है वो है 1.3 मीटर पर सेकंड क्यूब, और जो डी एक्सेलरेशन है वो कितना है, वो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये डी एक्सेलरेशन रेट है, जैसे कि हमने बात किया सर्विस ब्रेकिंग के टाइम। और जो जर्क रेट है हमारी ट्रेन में वो कितना है, वो है 1.3 मीटर पर सेकंड क्यूब। 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एमरजेंसी ब्रेक रेट। यहाँ पर एमरजेंसी ब्रेक के टाइम ट्रेन की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जर्क के टाइम ट्रेन की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1.3 मीटर पर सेकंड क्यूब, और डी एक्सेलरेशन के टाइम ट्रेन की जो स्पीड होती है वो होती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एमरजेंसी ब्रेक हैज़ इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एमरजेंसी ब्रेक इज इलेक्ट्रिक सर्किट अंटिल इलेक्ट्रिक सर्किट इज नॉर्मल देन एमरजेंसी ब्रेक मैग्नेट वाल्व। यहाँ EBMV का फुल फॉर्म क्या होता है, एमरजेंसी ब्रेक मैग्नेट वाल्व। एमरजेंसी ब्रेक मैग्नेट वाल्व क्या होता है, बेसिकली नॉर्मल एयर प्रेशर सप्लाई कर रहा होता है फॉर ब्रेकिंग, बट व्हेन एमरजेंसी बटन इज ऑपरेट देन इलेक्ट्रिक सर्किट विल ट्रिप दी EBMV। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो EBMV को क्या कर देंगी, ट्रिप कर देंगी। तो यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया, EBMV का सबसे पहले हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एमरजेंसी ब्रेक मैग्नेट वाल्व, राइट। तो एमरजेंसी ब्रेक के टाइम पे भी अगर हम लोग देखें हमारी जो ट्रेन है, मान लेते हैं 2 केसेस कंसिडर कर लेते हैं, हमारी जो ट्रेन है वो नॉर्मली चल रही है। तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो क्या करेगा, जो EBMV होगा एमरजेंसी ब्रेक मैग्नेट वाल्व उसे क्या करेगा, सप्लाई प्रोवाइड करेगा, राइट। EBMV विल सप्लाई दी नॉर्मल एयर प्रेशर, जिसके वजह से जो EBMV होगी नॉर्मल एयर प्रेशर, एमरजेंसी ब्रेक मैग्नेट वाल्व नॉर्मल एयर प्रेशर सप्लाई करेगा ब्रेकिंग के लिए। बट व्हेन एमरजेंसी बटन इज ऑपरेट, जब एमरजेंसी बटन को ऑपरेट किया जाएगा तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होगी EBMV को क्या कर देगी, ट्रिप कर देंगी। और जो EBMV विल एक्टिवेट दी एमरजेंसी एयर सप्लाई। जो EBMV होगा वो क्या करेगा, एमरजेंसी एयर सप्लाई को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। और जो एमरजेंसी एयर सप्लाई होती है बेसिकली 3 to 4 बार होती है एमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए, 3 to 4 बार होती है, जिसके वजह से होगा कि जो एमरजेंसी ब्रेक वाल्व होगा क्या हो जाएगा, वो लग जाएगा। सिंपल वर्ड में हमें पता है, ज़्यादा हमें यहाँ पर नहीं समझना है, क्योंकि एमरजेंसी ब्रेक के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया। अभी हमें सिर्फ यहाँ पर इतना याद रखना है कि जो एमरजेंसी ब्रेक मैग्नेट वाल्व होता है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेन में एमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए। और जब ट्रेन में एमरजेंसी ब्रेक लगता है तो ऐसे केस में जो प्रेशर होता है कितना होता है, वो होता है 3 to 4 बार, राइट। ट्रेन में जब एमरजेंसी ब्रेक लगता है तो ऐसे केस में जो प्रेशर होता है कितना होता है, वो होता है 3 to 4 बार। और जो अब एमरजेंसी ब्रेक लगता है तो ऐसे केस में ट्रेन का जो डी एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, वो होता है 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारी ट्रेन का डी एक्सेलरेशन जब होता है एमरजेंसी सिचुएशन में तो ऐसे केस में जो डी एक्सेलरेशन का जो रेट होता है वो कितना होता है, वो होता है 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जर्क रेट कितना था, 1.3 मीटर पर सेकंड क्यूब। और एमरजेंसी के टाइम जो ब्रेक लगता है उसमें ट्रेन की स्पीड कितनी होती है, वो होती है 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें TBC का फुल फॉर्म क्या होता है, T से होता है ट्रैक्शन, B से ब्रेकिंग, C से क्या होता है, कोस्टिंग। ईच कार हैज़ 4 कैमरा, मिनिमम 2 कैमरा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हर कार में कितना कैमरा लगा होता है, 4 कैमरा लगा होता है। और मिनिमम कितना कैमरा ट्रेन के इंटीरियर में सलून एरिया में दिया जा सकता है, 2 कैमरा। टी से क्या होता है, ट्रैक्शन। जब ट्रैक्शन प्रोवाइड करेंगे ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी, तो ब्रेकिंग में क्या होगा, ट्रेन की स्पीड कम होगी, ब्रेक लगेगा। कोस्टिंग में क्या होगा, ना ही ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी ना ही घटेगी, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं कोस्टिंग। ना ही ट्रैक्शन होगा ना ही ब्रेकिंग होगी ट्रेन में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रेन डेटा ट्रांसमिशन इस थ्रू IP नेटवर्क। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारी ट्रेन में जो डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है TCMS और अलग अलग सब सिस्टम के बीच में, वो IP नेटवर्क के थ्रू होता है। नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर इन ट्रेन हैज़ ऑल वीडियोज़ रिकॉर्डिंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारी ट्रेन में जो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर होता है, इसमें जैसे हमने बात किया था एक रिकॉर्डर होता है जिसे बोला जाता है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। तो ट्रेन में अगर हम लोग देखें जितनी भी जो वीडियोस जो सलून कैमरा जो कि कैप्चर कर रहा होता है, वो सारी जो वीडियोस होती है वो कहाँ पर जाके सेव होती है, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर में जाके सेव होती है। और जो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर है इसकी कितनी क्वांटिटी होती है, 4 क्वांटिटी होती है। और कितनी हार्ड डिस्क है, 6 हार्ड डिस्क है। इसके बारे में हमने बात किया है। नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर हमारी पूरी ट्रेन में कितना है, 4 है। और हार्ड डिस्क कितनी है, 6 है, राइट।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें DDU CCTV DDU का फुल फॉर्म क्या होता है, ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट। 1 NVR है 6 हार्ड डिस्क। जैसे हमने बात किया हमारा एक जो NVR होता है उसमें कितनी हार्ड डिस्क लगी होती है, 6 हार्ड डिस्क लगी होती है। और पूरी ट्रेन में कितना NVR लगा है, 4 NVR लगा है, और एक NVR में 6 हार्ड डिस्क होती है। हमारी ट्रेन में टोटल जो ब्रेक सिलेंडर है वो कितने, इस टोटल जो ब्रेक सिलेंडर है वो बराबर में टोटल नंबर ऑफ व्हील। टोटल नंबर ऑफ व्हील कितने, 64 है। तो हमारी ट्रेन में टोटल नंबर ऑफ व्हील जैसे हमने बात किया 64 है, तो ऐसे केस में हमारी ट्रेन में टोटल जो ब्रेक सिलेंडर है वो कितने, वो 64 है। तो हमारी ट्रेन में टोटल जो ब्रेक सिलेंडर है वो कितने, वो है 64। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1 ट्रेन रन्स 12 to 13 आवर्स इन अ डे। एक जो ट्रेन है कितने घंटे चलती है, 12 से 13 घंटा चलती है दिन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ट्रेन कितने घंटे चलती है, 12 से 13 घंटे। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए वाइल रिमूविंग डिट्रेनमेंट डोर। डिट्रेनमेंट डोर क्या होता है, इमरजेंसी डोर होता है जो कि ट्रेन के सामने लगा होता है, इसे ही बोला जाता है डिट्रेनमेंट डोर। वो चीज़ शुड बी डी एनर्जाइज। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब डिट्रेनमेंट डोर को हम लोग खोलते हैं तो ऐसे केस में जो OHE डी एनर्जाइज होना चाहिए। ऑल सेफ्टी प्रिकॉशन शुड बी टेकन। सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें इंश्योर करना होता है। व्हेन दिस डोर इज ओपन देन एमरजेंसी देन EB विल टेक प्लेस अंटिल इट इज़ नॉट क्लोज। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एमरजेंसी जो डोर होता है जिसे बोला जाता है डिट्रेनमेंट डोर, ये भी सेफ्टी लूप में आता है। अगर ये ओपन हो जाएगा तो ऐसे केस में सेफ्टी लूप ब्रेक हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी ट्रेन में एमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा, राइट। तो जब भी डिट्रेनमेंट डोर को खोला जाता है तो ऐसे केस में सबसे पहला OHE डी एनर्जाइज होना चाहिए। सारे सेफ्टी प्रिकॉशन लेना बहुत मैंडेटरी है। और जैसे हमने बात किया जब ये एमरजेंसी डोर खुलेगा तो सेफ्टी लूप ब्रेक हो जाएंगी, ट्रेन में ब्रेक लग जाएगा, राइट। अभी यहाँ पर ये जो एमरजेंसी डोर है डिट्रेनमेंट डोर, इसकी जो वीथ है कितनी है, वो है 1460 mm। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एमरजेंसी डोर है इसकी जो वीथ है वो है 1460 mm। डोर ओपनिंग टाइम 1 मिनट है और जो क्लोजिंग टाइम है वो कितना है, वो है 10 मिनट। ये जो डिट्रेनमेंट डोर है इसे खोलने के लिए 1 मिनट लगता है, बंद करने के लिए 10 मिनट लगता है। अभी डिट्रेनमेंट डोर में अगर हम लोग देखें हमें अलग अलग स्विच मिलेगा। जैसे कि अगर हम लोग देखें DDCOS इसे बोला जाता है डिट्रेनमेंट डोर क्लोज स्विच। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें DDCS, एक्चुअली यहाँ पर स्विच के बारे में नहीं लिखा है, यहाँ पर ये स्विच के फुल फॉर्म के बारे में नहीं लिखा, जस्ट होल्ड ऑन। DDCOS क्लोज स्विच, कवर ओपन स्विच, हाँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पहला जो स्विच है वो है DDCOS, जिसे बोला जाता है डिट्रेनमेंट डोर क्लोज स्विच। तो DDCOS डिट्रेनमेंट डोर क्लोज स्विच। DDCOS इसे बोला जाता है डिट्रेनमेंट डोर कवर ओपन स्विच। इसको बोल सकते हैं DDCS, जिसका फुल फॉर्म होगा डिट्रेनमेंट डोर क्लोज स्विच। तो DDCS इसका फुल फॉर्म क्या है, डिट्रेनमेंट डोर क्लोज स्विच। फिर उसके बाद DDCOS डिट्रेनमेंट डोर कवर ओपन स्विच। DDHS जो होता है डिट्रेनमेंट डोर हैंडल स्विच, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेसिकली जो एमरजेंसी डोर है उसको ओपन करने के लिए एक असेंबली होती है जिसे बोला जाता है विंच असेंबली। तो विंच असेंबली के थ्रू होता है कि जो एमरजेंसी डोर होता है उसको खोल दिया जाता है, मतलब जो एमरजेंसी डोर है उसे खोल दिया जाता है। और फिर विंच असेंबली के थ्रू एक रैम्प होती है जिसे इंस्टॉल किया जाता है, जिसके बारे में हमने डिट्रेनमेंट डोर की वीडियो में डिस्कशन किया है। तो DDCOS इसे बोला जाता है डिट्रेनमेंट डोर क्लोज स्विच। फिर उसके बाद DDOS डिट्रेनमेंट डोर, DDCS नॉट OS, जो O को हटा देंगे यहाँ से, DDCS डिट्रेनमेंट डोर क्लोज स्विच। DDCOS डिट्रेनमेंट डोर कवर ओपन स्विच। DDHS डिट्रेनमेंट डोर हैंडल स्विच, डिट्रेनमेंट डोर हैंडल स्विच। अभी विंच असेंबली के थ्रू क्या करते हैं, जो रैम्प होती है उसको हम लोग फोल्ड और अनफोल्ड करते हैं। तो जैसे हमने बात की हमारी डिट्रेनमेंट डोर में DDCS स्विच लगा होता है, डिट्रेनमेंट डोर क्लोज स्विच, डिट्रेनमेंट डोर कवर ओपन स्विच, फिर उसके बाद DDELS, फिर उसके बाद DDMS, DDHS। तो यहाँ पर ये जो DDMS होता है ये इसकी क्वांटिटी 2 होती है। सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि जो डिट्रेनमेंट डोर होता है इसमें 5 स्विचेस लगे होते हैं, राइट। 5 स्विचेस में से 2 स्विच के बारे में तो हमने डिस्कशन किया, DDCS डिट्रेनमेंट डोर क्लोज स्विच, फिर उसके बाद डिट्रेनमेंट डोर कवर ओपन स्विच, इसकी क्वांटिटी 1। DDELS ये भी 1 होता है। DDMS ये 2 होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। DDMS ये 2 होता है। DDHS ये 1 होता है। तो सबसे पहला इसका फुल फॉर्म हमने डिस्कशन किया डिट्रेनमेंट डोर की वीडियो में, तो यहाँ पर अभी हम लोग फुल फॉर्म डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ हमें इतना मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट 5 स्विचेस होते हैं हमारे डिट्रेनमेंट डोर में, जिसमें से जो DDMS होता है उसकी 2 क्वांटिटी होती है और बाकी सब 1-1 होते हैं।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले रेलवे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग कौन सी रेलवे के बारे में कंसिडर करने वाले, वो रेल जो कि CATCA सिस्टम के ऊपर बेस्ड हो, तो उसी के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कुछ टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। जो TPC है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर। TC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्रैफिक कंट्रोलर। SC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टेशन कंट्रोलर। अब ये जो TPC है, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर, ये किसके साथ, ये बेसिकली ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर सबसे पहला ये OCC में होता है। OCC क्या है, इसके भी बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर OCC में होता है। और ये जो ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर होता है, ये बेसिकली जो ट्रेन की जो OHE होती है, ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर जो होता है, उसका मतलब इंचार्ज होता है, राइट। पूरे रेलवे का जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है उसका इंचार्ज होता है ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रैक्शन पावर मतलब OHE कंट्रोलर, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर मतलब जो OHE का जो इंचार्ज होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर। TC का फुल फॉर्म होता है ट्रैफिक कंट्रोलर। अब ये जो ट्रैफिक कंट्रोलर होता है ये क्या करता है, जो ट्रेन जो मेन लाइन पे जाती है उसको कंट्रोल करने का जो काम करता है वो ट्रैफिक कंट्रोलर करता है। SC का फुल फॉर्म होता है स्टेशन कंट्रोलर। स्टेशन पर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है स्टेशन कंट्रोलर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें OHE में जो रेसिडुअल वोल्टेज होता है कितना होता है, 200 वोल्ट टू 500 वोल्ट। मतलब जैसे कि OHE का जो वोल्टेज होता है वो होता है 25 kV AC सिंगल फेस होता है, राइट। जब हम लोग OHE को डिस्चार्ज कर देते हैं, राइट, पावर ब्लॉक ले लेते हैं, तो ऐसे केस में रेसिडुअल वोल्टेज होता है। और वो जो रेसिडुअल वोल्टेज होता है कितना होता है, 200 वोल्ट टू 500 वोल्ट AC होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ETS का फुल फॉर्म होता है एमरजेंसी ट्रिप सिस्टम, अवेलेबल एट बोथ द एंड ऑफ द स्टेशन, क्रॉसिंग पॉइंट, RSS एक्सेट्रा। यहाँ पर ये जो ETS होता है एमरजेंसी ट्रिप सिस्टम होता है। जब इसको हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं तो ऐसे केस में जो ट्रेन जो आ रही होती है वो क्या हो जाती है, वो रुक जाती है। और ये कहाँ होता है, ये स्टेशन के दोनों साइड में होता है, दोनों एंड पे होता है, क्रॉसिंग पॉइंट पे होता है और RSS में भी होता है, राइट। RSS का फुल फॉर्म होता है रिसीविंग सबस्टेशन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 2 टाइप्स ऑफ DC मेट्रो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लेवल, 750 वोल्ट बिसाइड्स द ट्रैक ऑन द ग्राउंड बिटवीन ट्रैक 1500 वोल्ट ओवरहेड ऑफ द ट्रैक। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो मेट्रो रेलवे के बारे में अगर हम लोग बात करें, मेट्रो रेलवे में अगर हम लोग देखें 2 टाइप की मेट्रोज होती है। पहली जो मेट्रोज होती है जो कि मतलब 750 वोल्ट पे चलती है। अब ये जो 750 वोल्ट पर जो मेट्रो की जो बात कर रहे हैं, मैं बेसिकली मेट्रो बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं मोनो रेल बोल सकते हैं, जो कि 750 वोल्ट DC पर चलती है। अब ये जो 750 वोल्ट जो DC होता है, ये बेसिकली अगर हम लोग देखें 750 वोल्ट जो DC जो सप्लाई ये ट्रैक के बाजू मतलब प्रोवाइड की जाती है, और इसी को ही बेसिकली बोला जाता है थर्ड रेल सिस्टम। 750 वोल्ट DC है ट्रैक के बाजू में प्रोवाइड की जाती है DC लाइन, जिसमें 750 वोल्ट वोल्टेज होता है। और ये DC लाइन के थ्रू जो ट्रेन होती है पावर लेती है और उसके बाद ट्रेन का मूवमेंट होता है, जो कि बेसिकली मोनो रेल होती है। और फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 1500 वोल्ट ओवरहेड ऑफ द ट्रैक, और कोई ऐसी मेट्रो होती है जो कि 1500 वोल्ट पे भी चलती है, जो कि मतलब ओवरहेड वायर पे मतलब बेस्ड होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो थर्ड रेल सिस्टम होता है, इसमें बेसिकली हम लोग DC कंडक्टर का यूज़ करते हैं और बेसिकली जो वोल्टेज होता है वो होता है 750 वोल्ट। और अगर 1500 वोल्ट की अगर बात हो गई तो इसका मतलब जो पावर सोर्स होगा वो ओवरहेड होने वाला है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पावर ब्लॉक इज टेकन बाय द ट्रैक्शन सुपरवाइजर फ्रॉम TPC फॉर मेंटेनेंस वर्क। पावर ब्लॉक कौन लेता है? जो पावर ब्लॉक होता है बेसिकली ट्रैक्शन सुपरवाइजर लेता है, राइट। और ये ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर से होता है फॉर मेंटेनेंस वर्क। पावर ब्लॉक क्यों लिया जाता है? मेंटेनेंस वर्क के लिए। अब ये पावर ब्लॉक क्या होता है? पावर ब्लॉक जो OHE का जो पावर होता है उसको ब्लॉक करने का जो प्रोसेस होता है उसी को ही बेसिकली बोला जाता है पावर ब्लॉक। अब यहाँ पर ये जो पावर ब्लॉक है ये बेसिकली सुपरवाइजर्स लेता है। जो इंजीनियर होते हैं वो उनका काम होता है पावर ब्लॉक लेने का, चाहे ये मतलब ट्रैक्शन सुपरवाइज़र हो या फिर रोलिंग स्टॉक सुपरवाइज़र हो। सुपरवाइज़र लेवल होना चाहिए पावर ब्लॉक लेने के लिए। अगर पावर ब्लॉक लेना है तो ऐसे केस में सुपरवाइज़र लेवल होना चाहिए, राइट। और अगर टेक्नीशियन है तो 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके पावर ब्लॉक लिया जा सकता है। अब ये शैडो पावर ब्लॉक क्या होता है? दिस इज टेकन बाय अदर सुपरवाइजर हु आर वर्किंग ऑन ट्रैक्शन विद इन 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट और पावर ब्लॉक। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें शैडो पावर ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ये शैडो पावर ब्लॉक सबसे पहले अगर हम लोग देखें जो मेन जो पावर ब्लॉक होता है उसके 2 मीटर में लिया जाता है। जो शैडो पावर ब्लॉक होता है मेन पावर ब्लॉक के 2 मीटर में लिया जाता है। और ये जो शैडो पावर ब्लॉक होता है यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जो नॉर्मल पावर ब्लॉक होता है वो ट्रैक्शन सुपरवाइजर लेता है, और जो शैडो पावर ब्लॉक होता है वो किसी भी डिपार्टमेंट का मतलब सुपरवाइजर ले सकता है, जैसे कि रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट हो गया, सिविल डिपार्टमेंट हो गया, राइट। तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं नॉर्मल पावर ब्लॉक और शैडो पावर ब्लॉक दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो नॉर्मल पावर ब्लॉक है वो कौन लेता है, बेसिकली TPC का सुपरवाइज़र लेता है, और जो शैडो पावर ब्लॉक है
वो कौन लेता है बेसिकली, किसी भी डिपार्टमेंट का सुपरवाइज़र ले सकते हैं। मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए, सुपरवाइज़र होना चाहिए या फिर जूनियर इंजीनियर बोल सकते हैं, और टेक्नीशियन होना चाहिए 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस के साथ, राइट। ये 3 लोग ही ले सकते हैं, अदरवाइज़ और कोई नहीं ले सकता। और जो शैडो पावर ब्लॉक है वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे लिया जाता है, राइट। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फायर, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक केमिकल चेन रिएक्शन। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो फायर होता है ये क्या होता है, ये बेसिकली जो फायर होता है सबसे पहले ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व होती है, राइट। अब ये जो फायर है ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, किसके बीच में, हीट के बीच में, फ्यूल के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, फायर लगने से हमें क्या मिलता है, स्मोक मिलता है, हीट मिलती है और लाइट मिलती है, राइट। तो जो फायर है ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, किसके बीच में, हीट के बीच में, फ्यूल के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में। और ये फायर की वजह से स्मोक, हीट और लाइट जनरेट होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मेथड ऑफ एक्सटिंग्विश, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो फायर जब कहीं पे लगती है तो उसे हमें क्या करना होता है, एक्सटिंग्विश करना होता है। तो एक्सटिंग्विश करने के लिए अगर हम लोग देखें 3 प्रोसेस होता है, पहला होता है कूलिंग और तीसरा होता है स्मूथरिंग और तीसरा होता है स्टारवेशन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो फायर है वो किससे मिलके बनी, हीट से मिलके, फ्यूल से मिलके, ऑक्सीजन से मिलके, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग आग में से अगर ऑक्सीजन को निकाल दें तो इसको, ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें, हमने बात किया जो फायर है ये हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन से मिलके बनी है। हीट को अगर हम लोग निकाल दें तो फायर एक्सटिंग्विश हो जाएंगी, फ्यूल को निकाल दें तो फायर एक्सटिंग्विश हो जाएंगी, ऑक्सीजन को निकाल दें तो फायर एक्सटिंग्विश हो जाएंगी, राइट। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं तो फायर एक्सटिंग्विश हो जाएंगी, और ये जो प्रोसेस होता है इसे बोला जाता है स्मूथरिंग। और अगर हम लोग पानी को निकाल रहे हैं तो ऐसे केस में जो फायर है वो एक्सटिंग्विश हो जाएंगी, और इसे क्या बोला जाता है, कूलिंग। और फिर उसके बाद अगर हम लोग फ्यूल को अगर निकाल देंगे तो ऐसे केस में ये जो आग बुझाने का जो प्रोसेस होता है इसे क्या बोला जाता है, स्टारवेशन बोला जाता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पानी को निकाल रहे तो कूलिंग, ऑक्सीजन को निकाल रहे तो स्मूथरिंग, और फ्यूल को निकाल रहे तो स्टारवेशन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है बेसिकली। अगर हम लोग देखें ट्रेन में जो फायर एक्सटिंग्विशर जो लगा होता है वो डीसीपी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर एक्सटिंग्विशर के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि डीसीपी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, वाटर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर हो गया। तो स्पेसिफिकली ट्रेन में जो फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है वो ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है। यहाँ पर अगर सिमिलरली अभी आगे अगर हम लोग डिस्कस करें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया फायर फाइटिंग मीडिया के बारे में बात करें, तो फायर फाइटिंग मीडिया हमारे पास क्या क्या है, वाटर हो गया, फोम हो गया, पाउडर हो गया। अब पाउडर में अगर हम लोग देखें, हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा है मोनो अमोनियम फॉस्फेट, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फायर फाइटिंग मीडिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे फायर लग जाती है तो फायर से क्या करना होगा, फाइट करना होगा, राइट। तो फायर फाइटिंग मीडिया चाहिए। तो फायर फाइटिंग मीडिया में हमारे पास क्या क्या है, वाटर है, फोम है और पाउडर है। पाउडर में हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है और दूसरा मोनो अमोनियम फॉस्फेट है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फायर फाइटिंग मीडिया में हमारे पास 3 है, वाटर है, फोम है और पाउडर है। और एक और जो कि है गैस, राइट। तो फायर फाइटिंग मीडिया में हमारे पास 4 है, जैसे कि हमारे पास मीडिया वाटर है, फोम है, पाउडर है और गैस है। गैस में क्या है, CO2, राइट। अभी पाउडर में क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा मोनो अमोनियम फॉस्फेट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। क्लास A टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, क्लास B, क्लास C, क्लास D, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्लास A टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में हमारे पास क्या है, सॉलिड है, राइट। आई मीन जो क्लास A टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है ये सॉलिड में लगने वाली फायर के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। और जो क्लास A जो टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसमें क्या होता है, वाटर होता है। फिर उसके बाद जो क्लास B टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें हमें फोम या फिर पाउडर मिलेगा। और जो क्लास B टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ये किसके लिए होता है, बेसिकली लिक्विड से जो आग लगी होती है उसके लिए होता है। फिर क्लास C टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, राइट। अभी जो क्लास C टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसमें बेसिकली पाउडर भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्लास C टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ये बेसिकली गैस से लगने वाली आग के लिए होता है, राइट। और गैस के वजह से अगर कोई आग लगेगी तो ऐसे केस में सबसे पहला जो सप्लाई है वो क्या होना चाहिए, शट डाउन होना चाहिए। फिर अगर हम लोग देखें क्लास D टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर है
यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये बेसिकली मेटल में लगने वाली जो आग होती है उसके लिए होता है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, जो जब भी आग अगर लगती है इलेक्ट्रिकल सप्लाई की वजह से, तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई उसे हमें क्या करना चाहिए, कट डाउन करना चाहिए। तो जैसे हमने बात किया क्लास ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, राइट। तो क्लास ए टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ये बेसिकली सॉलिड, जैसे कि लकड़ी में आग लगी हो, पेपर में आग लगी हो, तो उसके लिए होता है। और इसमें क्लास ए टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसमें पानी होता है। क्लास बी टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ये बेसिकली लिक्विड के वजह से अगर कोई आग लग रही हो तो उसके लिए होता है। और क्लास बी टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसमें फोम और पाउडर हमें मिलेगा। क्लास सी टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है बेसिकली गैस से लगने वाली आग के लिए होता है, और गैस से जब भी आग लगेगी तो ऐसे केस में जो सप्लाई है उसे हमें शट डाउन करना है। क्लास डी टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ये मेटल में लगने वाली जो आग है उसके लिए होता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गैस से अगर आग लग रही हो और अगर हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी अगर एनर्जाइज्ड हो, तो जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा उसे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डी एनर्जाइज करना होगा। फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हीट के वजह से होता क्या है, टेम्परेचर चेंज होता है, स्मोक के वजह से विजिबिलिटी चेंज होती है, गैस के वजह से एयर क्वालिटी चेंज होती है, सिंपल सा चीज़ है। कंपोनेंट ऑफ फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फायर फाइटिंग के टाइम दो सिस्टम होते हैं, एक फायर डिटेक्शन सिस्टम होता है और फायर सप्रेशन सिस्टम होता है। जो फायर डिटेक्शन सिस्टम होता है वो क्या करता है, फायर को डिटेक्ट करता है, और फायर सप्रेशन सिस्टम क्या होता है, फायर को सप्रेस करता है, राइट। तो फायर डिटेक्शन सिस्टम में हमारे पास क्या है, डिटेक्टर है, राइट। फिर उसके बाद आ रहा है रिस्पॉन्स इंडिकेटर है, राइट। MCPA मैनुअल कॉल पॉइंट, FACPA फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, FPCA फायर पर्सनल कंप्यूटर, मिमिक पैनल है और रिपीटर पैनल है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिटेक्टर और जो रिस्पॉन्स इंडिकेटर है ये इनपुट डिवाइस है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिटेक्टर हो गया, रिस्पॉन्स इंडिकेटर हो गया, मैनुअल कॉल पॉइंट हो गया, ये बेसिकली इनपुट डिवाइस है। FACP फायर अलार्म कंट्रोल पैनल हो गया, FPC फायर पर्सनल कंप्यूटर हो गया, ये क्या है, ये बेसिकली CPU है। और मिमिक पैनल, रिपीटर पैनल, ये है क्या, एक तरीके से आउटपुट है, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से है क्या, ये सारे के सारे फायर डिटेक्शन सिस्टम है, राइट। फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, तो फायर डिटेक्शन अलार्म एंड अलार्म सिस्टम में सबसे पहला इनपुट डिवाइस है CPU और आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में हमारे पास डिटेक्टर है, रिस्पॉन्स इंडिकेटर है, मैनुअल कॉल पॉइंट है। CPU में फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है, फायर पर्सनल कंप्यूटर है। आउटपुट डिवाइस में मिमिक पैनल है और रिपीटर पैनल है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, RM का फुल फॉर्म होता है रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड, ट्रेन का ऑपरेटिंग मोड होता है। PSD का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर स्क्रीन डोर। PED का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एमरजेंसी डोर, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PED का फुल फॉर्म प्लेटफॉर्म एमरजेंसी डोर, PSD का फुल फॉर्म प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर, RM मोड का फुल फॉर्म होता है रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कुछ फुल फॉर्म्स है। SOPS का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। FOCS का फुल फॉर्म होता है फ्लेक्सिबल। SOPS का फुल फॉर्म जैसे कि हमने बात किया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हर एक चीज़ को ऑपरेट करने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जिसे बोला जाता है SOPS। FOCS का फुल फॉर्म होता है फ्लेक्सिबल ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम। ROCS का फुल फॉर्म होता है रिजिड ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम, राइट। अभी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ट्रेन ऑपरेशन के अलग अलग मोड होते हैं, जैसे कि UTO मोड हो गया, UTO मोड। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें DTO मोड। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ATO मोड हो गया, UTO मोड, DTO मोड। फिर उसके बाद ATO मोड हो गया ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन। ATP मोड हो गया ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। ROS मोड हो गया, RM मोड हो गया, कटआउट मोड हो गया। तो ROS मोड हो गया, RM मोड हो गया, कटआउट मोड हो गया, ये सारे के सारे जो मोड है ये कौन से मोड है, डिग्रेडेड मोड है, राइट। तो यहाँ पर अलग अलग ट्रेन ऑपरेशन के बारे में हमने बात किया। UTO मोड हो गया, ट्रेन के अलग अलग मतलब मोड्स ऑफ ऑपरेशन कौन सा है, UTO हो गया, DTO हो गया, ATO हो गया, ATP हो गया, ROS हो गया, RM हो गया, कटआउट हो गया। तो अलग अलग मोड है ट्रेन के ऑपरेशन के। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, OCM का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग कंट्रोल मैनेजर। EP का फुल फॉर्म होता है इंजीनियर्स पोजीशन। अभी इंजीनियर्स पोजीशन का मतलब क्या होता है, जो इंजीनियर्स पोजीशन होता है, इंजीनियर्स पोजीशन में बेसिकली क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर टेक्निकल काम को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ख़त्म करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसी को ही बोला जाता है इंजीनियर्स पोजीशन, राइट। तो इंजीनियर्स पोजीशन है क्या, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें एक पर्टिकुलर टेक्निकल काम को एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। और ये जो इंजीनियर पोजीशन का जो इंचार्ज होता है उसे बोला जाता है EPIC इंजीनियरिंग पोजीशन इंचार्ज। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, फ्लीटिंग ऑफ ट्रेन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो बंच ऑफ ट्रेन होती है वो सिंगल डायरेक्शन में रन करती है, राइट। यहाँ पर SLW इज सस्पेंडेड इन केस ऑफ ट्रैक साइड सिग्नलिंग इक्विपमेंट फेलियर रिक्वायरिंग
ऑल ट्रेन्स टू मूव इन रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिंगल लाइन वर्किंग के बारे में हमने इससे पहले बात किया है। जो सिंगल लाइन वर्किंग होती है बेसिकली प्रोहिबिटेड होती है, राइट। कौन कौन से केसेस में प्रोहिबिटेड होती है? ट्रैक साइड सिग्नलिंग में, फिर उसके बाद इक्विपमेंट फेलियर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल लाइन वर्किंग SLW का मतलब होता है सिंगल लाइन वर्किंग में प्रोहिबिटेड होती है, रेस्ट्रिक्टेड होती है। कौन कौन से केस में? ट्रैक साइडेड सिग्नलिंग में, अगर ट्रैक साइडेड सिग्नलिंग है उसमें रेस्ट्रिक्टेड है। इक्विपमेंट में अगर फेलियर आया तो उसमें रेस्ट्रिक्टेड है। और यहाँ पर ये सिंगल लाइन वर्किंग में होता है कि सारी की सारी जो ट्रेन है बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड में ऑपरेट होती है। PTW का फुल फॉर्म होता है परमिट टू वर्क। EP का फुल फॉर्म होता है इंजीनियर्स पोजीशन, राइट। और फिर उसके बाद IB का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ब्लॉक। EPIC का फुल फॉर्म होता है इंजीनियरिंग पोजीशन इंचार्ज। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इंजीनियर्स पोजीशन है ये मेजर वर्क के लिए होता है, IB फॉर स्मॉल एंड माइनर वर्क, राइट। EPIC जैसे हमने बात किया, EPIC और सब EPIC और सब EPIC के बारे में हमने बात किया। इंजीनियरिंग पोजीशन का जो इंचार्ज होता है उसे क्या बोला जाता है? EPIC बोला जाता है। और जो EPIC के नीचे होता है उसे बोला जाता है सब EPIC, राइट। न्यूट्रल सेक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। जो न्यूट्रल सेक्शन होता है ये डेड जोन होता है जिसमें जो OHE होती है वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होती है बट मैकेनिकली आइसोलेटेड होती है।